नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्लैक बोर्ड में। आज हम बात करने वाले हैं मंडी परिषद भर्ती से रिलेटेड मॉडल पेपर थर्ड है। ये तीसरा पार्ट है सामान्य ज्ञान का। अगर इसके पहले की वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो वीडियो के लास्ट में मैंने लिंक दे दिया है, या आप प्लेलिस्ट में भी जाके मंडी परिषद के देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा है पहला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो दोस्तों, ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछले जो पार्ट 2 था उसमें दिया था, आप लोगों से पूछा था। लगभग सभी लोगों का आंसर सही था, कुछ लोगों ने गलत दिया था। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन बी, NH2। ठीक है, और उनमें से कुछ लोगों के क्वेश्चन को मैंने पिन भी कर दिया था, जिससे कि आप लोगों को पता चल सके कि सही आंसर क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महाकवि सूरदास जी के गुरु का क्या नाम था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, वल्लभाचार्य। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि महाकवि सूरदास जी के गुरु का क्या नाम था? वल्लभाचार्य था। और इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको और बता देता हूँ। सूरदास जी की रचनाएं बहुत आती हैं, तो उनकी रचनाओं के नाम हैं सूर सागर, सूर सागर और सूर सारावली, सूर सारावली। ठीक है, और साहित्य लहरी, साहित्य लहरी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जितनी भी इनकी रचनाएं हैं ये मैंने बता दी हैं आपको। और भी रचनाएं जो इनकी इम्पोर्टेंस हैं, और भी अन्य कवियों के, उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है। तो आप लोग अगर उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हिंदी की ट्रिक्स जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिल जाएगा साहित्य के नाम से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन तो आते ही आप लोगों को पता ही होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1963। ये कुछ नाटक अकादमी, संगीत अकादमी और जो भी इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं इनके सन ही पूछे जाते हैं आप लोगों से। तो इनको आप ज़रूर तैयार कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट बना के नोट कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए, ये पूछे जाते हैं अक्सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बस्ती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल कौन थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरोजनी नायडू। और ये उत्तर प्रदेश की ही प्रथम राज्यपाल नहीं थी, बल्कि भारतवर्ष की भी थी, क्योंकि आज़ादी के बाद सबसे पहले जो भारत की प्रथम भारतीय महिला राज्यपाल थी वो सरोजनी नायडू ही थी। तो इस चीज़ को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों, ये है आज का क्वेश्चन, जिसको आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जो अवनालिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है? ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है, आप आंसर कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। और इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो जो होगा जीके का 4th पार्ट में, उसमें ज़रूर बता दूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन से युद्ध किया था? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किसने किया था? ये थे ऑप्शन ए, पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, इनके बारे में मैं एक और डिटेल बता देता हूँ। जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किस वंश के राजा थे, तो ये थे चालुक्य वंश के राजा थे। ठीक है, चालुक्य वंश के राजा थे। तो और हर्षवर्धन से युद्ध हुआ था पुलकेशिन द्वितीय का, ऐसा किस अभिलेख में मिलता है? ये भी अक्सर पूछ लिया जाता है। थोड़ा टफ क्वेश्चन है लेकिन पूछ सकता है, तो ये भी आप थोड़ा याद कर लीजिए। और इम्पोर्टेंट भी है कि ऐहोल अभिलेख है, जिसमें इस युद्ध का वर्णन किया गया है कि लड़ाई जो थी वो हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में हुई थी। ठीक है, ऐहोल है ये। ठीक है, ऐहोल अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस मुगल बादशाह के समय बक्सर का युद्ध लड़ा गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों में से बहुत से लोगों को पता भी होगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी, शाह आलम द्वितीय। अब इनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बता देता हूँ। ये जो लड़ाई थी बक्सर की युद्ध, ये 1764 में लड़ी गई थी। ये तो आपको पता होगा, नहीं पता है तो नोट करते चलिए जो मैं एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, तो 1764 में लड़ी गई थी। और ये किसके किसके बीच में थी? ये थी हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में इसे लड़ा गया था।
वर्सेस क्या था आपका, शाह आलम द्वितीय थे, प्लस आपके अवध के नवाब थे। अवध के नवाब क्या नाम था इनका, शुजाउद्दौला। ठीक है, शुजाउद्दौला, शुजाउद्दौला। ठीक है, और कौन थे, मीर कासिम थे। ठीक है, बंगाल के पूर्व नवाब मीर कासिम। इन तीनों लोगों ने मिलके हेक्टर मुनरो के साथ ये युद्ध लड़ा था, जिसमें इनकी हार हुई थी शाह आलम द्वितीय की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का लेखक कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी थे। इनके बारे में भी मैं एक और इम्पॉर्टेंट आपको बता देता हूँ कि इनको जो कहा जाता था, इन्हें एक नाम से और जाना जाता था, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, इनको इस नाम से भी नोन एज, इस नाम से भी इन्हें जाना जाता था। बहुत फेमस नाम है, इसलिए ये भी आपसे पूछ सकता है, इसलिए इस चीज़ को ज़रूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, और इन्होंने एक और बहुत ही फेमस काम किया था, वो क्या था कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। ये संगठन था, इसका स्थापना की थी, और वो कहाँ की थी, लंदन में की थी। ठीक है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी किसने, दादा भाई नौरोजी ने, और कहाँ पे की थी, लंदन में की थी। ठीक है, इनसे रिलेटेड यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका सही सुमेलन नहीं हुआ है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे संस्था दिया गया है, इधर वर्ष दिया गया है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना जो था, वर्ष क्या था, 1885, बिल्कुल सही जवाब है। अवध किसान सभा 1920 में, ये भी सही है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1908, ये गलत है। और आपसे पूछा क्या था, नहीं हुआ है, तो यही आपका गलत हो जाएगा, इसका मतलब यही आपका आंसर होगा। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920, ये भी सही जवाब है। ठीक है, तो ये मतलब तो सही है। तो अब आपको पूछा क्या गया है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, मैंने बताया कि ये गलत है, तो 1908 में नहीं, ये 1905 में हुआ था, और इसकी स्थापना किसने की थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, तो 1905 में हुई थी। किसने की थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। बाकी ये तीनों को आप नोट कर लेना अगर आपको नहीं आता है, इनके वर्ष, इनकी स्थापना कब हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कलकत्ता से दिल्ली राजधानी हस्तांतरण के समय भारत का वायसराय कौन था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो ये कौन था, ये इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। ठीक है, तो ये मैं बता देता हूँ आपको हुआ क्या था कि राजधानी का हस्तांतरण कब हुआ था। सबसे पहले इसका इम्पोर्टेंट है, ये 1911 में ये निर्णय लिया गया था कि हम जो राजधानी पहले दिल्ली थी, पहले दिल्ली हुआ करती थी लेकिन उस समय कलकत्ता थी, तो कलकत्ता से फिर से हम दिल्ली शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो ये 1911 में निर्णय हुआ और 1912 में इसे शिफ्ट कर लिया गया था। तो ये आप दोनों डेट आप याद रखिए कि निर्णय कब लिया गया और बनाया कब गया, 1912 में। ठीक है, दोनों के बीच में अंतर जानिए, नहीं आप गलत टिक कर सकते हैं। दूसरा वायसराय मैंने बता दिया, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से सही कथन का चयन कीजिए। ठीक है, सबसे पहला देखते हैं, राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है, बिल्कुल सही जवाब है। और इन्हें एक नाम से और जाना जाता है, मैं यहीं आपको बता दूं, वो है पत्रकारिता का अग्रदूत, इन्हें कहा जाता है, पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि इन्हें कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन है, इन्होंने संवाद कौमुदी एवं मिरातुल अखबार का प्रकाशन किया, ये भी सही जवाब है। 1828 ईस्वी में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, ये भी सही जवाब है। तो इसका मतलब आपका इसमें से आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों सही जवाब है। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट और मैं बता देता हूँ इसमें कि इसमें जो मुग़ल सम्राट अकबर द्वितीय थे, अकबर सेकंड या द्वितीय, इन्होंने क्या किया था,
राजा राम मोहन राय को एक उपाधि दी थी और वो उपाधि थी राजा की उपाधि थी, ठीक है, राजा की उपाधि थी, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, जो इन्होंने राजा आगे लगा रखा है राजा राम मोहन राय, इसमें जो राजा की उपाधि है वो किसने दी थी इन्हें, अकबर द्वितीय ने दी थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दीन ए इलाही की स्थापना किस मुगल बादशाह द्वारा की गई थी, ठीक है। तो दीन ए इलाही की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अकबर के द्वारा की गई थी, ठीक है, अकबर के द्वारा की गई थी। और इसके बारे में एक और डिटेल में बता देता हूँ कि इसे पहला और अंतिम हिंदू शासक इस धर्म को अपनाने वाला वो कौन था, वो थे बीरबल, ठीक है, बीरबल, पहला और अंतिम मतलब दोनों यही थे, पहले भी थे और अंतिम हिंदू जिन्होंने इस धर्म को अपनाया था, दीन इलाही धर्म को, क्योंकि ज़्यादा दिन चला नहीं, इसीलिए पहले इन्होंने ही, हिंदू भी पहले यही थे और अंतिम भी यही थे, उसके बाद किसी ने अपनाया ही नहीं इस धर्म को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसे DPSP भी बोलते हैं, DPSP को किस देश के संविधान से ग्रहित किया गया है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, आयरलैंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको पता ही है। इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट और बता देता हूँ, जो DPSP से पूछा जाता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व से, वो है कि ये किस आर्टिकल में आता है। तो आर्टिकल ये 36 से 51 के बीच में आता है, ठीक है, ये हो गया। और ये किस भाग में आता है संविधान के, तो ये भाग 4 में आता है। बस इससे रिलेटेड यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है DPSP से, और एक आपको ये पता चल गया कि आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम एवं न्यूनतम संख्या क्रमशः हो सकती है। तो ये कितनी हो सकती है, ऑप्शन सी 500, और मैक्सिमम होगी आपकी, और मिनिमम कितनी हो जाएगी, 60 होगी, इससे कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के किसी उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की आयु है, तो उच्च न्यायालय मतलब कि हाई कोर्ट के जज की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है, तो आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 62 वर्ष। लेकिन अगर हम बात करें यहीं पे सुप्रीम कोर्ट के जज की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है, तो होती है 65 वर्ष होती है, ठीक है। दोनों का याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों का सेम नहीं है। हाई कोर्ट के जज की है आपकी 62 वर्ष, सुप्रीम कोर्ट की है 65 वर्ष। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो ये क्या हो जाता है, ये होता है आपका ऑप्शन ए, अनुच्छेद 352 मतलब आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के बारे में सारी डिटेलिंग है। अब बात कर लेते हैं बाकी जो भी आपातकाल होते हैं, इम्पोर्टेंट आपातकाल, उनके बारे में। तो 352 होता है आपका, और एक होता है 356 जिसे स्टेट इमरजेंसी बोलते हैं, स्टेट इमरजेंसी बोलते हैं। ये क्या होता है, मतलब ये राज्य का जो आपातकाल होता है इसके लिए होता है, ठीक है, आपातकाल। और 352 क्या था आपका, राष्ट्रीय आपातकाल था, मतलब जब राष्ट्र में आपातकाल लगता है। और 356 क्या होगा, जब आपका राज्य में आपातकाल लगेगा, ठीक है। और 368 के बारे में बात कर लेते हैं। 368 होता है आपका संविधान संशोधन से रिलेटेड। ये सारे ही ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, संविधान संशोधन से रिलेटेड है ये, ठीक है। और 370 आपको पता ही होगा, J&K, जो जम्मू कश्मीर को विशेष जो व्यवस्था मिली हुई है, विशेष प्रिविलेज जो मिला हुआ है, या और भी किसी स्टेट को अगर भविष्य में आने वाले टाइम में दिया जाएगा तो उसे 370 में रखा जाएगा, जिससे वो एक विशेष तरीके का उसे फैसिलिटी मिलेगी। और एक और मैं बता देता हूँ, यहाँ पे जो आपातकाल से रिलेटेड आता है वो 360 है, आर्टिकल 360। ये क्या होता है, ये होता है आपका वित्तीय आपातकाल होता है, वित्तीय आपातकाल है। और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट क्योंकि आज तक इंडिया में इस आपातकाल का यूज़ नहीं किया गया है, इस आर्टिकल का इस्तेमाल अभी तक नहीं किया गया, क्योंकि यहाँ पर कभी भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। जबकि बाकी के 352 राष्ट्रीय आपातकाल भी लग चुका है और स्टेट इमरजेंसी तो लगती ही रहती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम लागू कब हुआ,
ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1993। दीनदयाल स्पर्श योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो दीनदयाल स्पर्श योजना का शुभारंभ कब किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 3 नवंबर 2017 का। ठीक है, इसके बारे में ये डेट वोट तो फिलहाल बहुत मुश्किल है आने का, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया है। इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट है वो आने का कि इसका शुभारंभ किसने किया था, तो ये किया था मनोज सिन्हा ने। एक ये इम्पोर्टेंट है, और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये योजना क्या है, किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये डाक टिकट से रिलेटेड है। ठीक है, डाक टिकट के संग्रह को बढ़ावा देने के लिए क्या चलाया गया है? स्कॉलरशिप चलाई गई। ठीक है, स्कॉलरशिप चलाई गई है, ये छात्रवृत्ति है एक हिसाब से। तो ये उन लोगों के लिए चलाई गई कि जो डाक टिकट का संग्रह करते हैं, बहुत पुराने से पुराने अलग अलग टाइप के जो बच्चे होते हैं इसमें, तो वो संग्रह करते हैं और इसको इनको भेजते हैं। तो उसमें देखा जाता है फिर उनमें से कुछ लड़कों को जो है स्कॉलरशिप मिलती है कि उनका मतलब एक अलग तरीके का जो इंटरेस्ट है वो उसे बढ़ावा देने के लिए कि डाक टिकट के प्रति। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 12 दिसंबर 2018 को किसने भारतीय रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर का पदभार ग्रहण किया? ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक मतलब आरबीआई के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, इंग्लिश में 25वें गवर्नर का पदभार किसने ग्रहण किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शक्तिकांत दास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 1976 में किया गया था। ठीक है, निम्नलिखित में से 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए सिक्किम। और सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ये भी लिख लीजिए, वो है यूपी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पुस्तक बेशरम की लेखिका कौन है? तो बेशरम की लेखिका कौन है? ऑप्शन बी तस्लीमा नसरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? तो रबी की फसल कौन सी नहीं है? ये रबी खरीफ इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं। अगर आपको ये नहीं आते हैं तो आप लोग तैयार कर लीजिए, इससे एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, तो गेहूं रबी की फसल में आता है, चना भी रबी की फसल में आता है, सरसों भी रबी की फसल में आता है, कपास रबी की फसल में नहीं आता, ये खरीफ की फसल है। ठीक है, तो यही हो जाएगा आपका आंसर, क्योंकि इसमें पूछा है रबी की फसल नहीं है। ठीक है, ज्वार का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन है? तो ज्वार का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है आपका ऑप्शन ए महाराष्ट्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बीज के अंकुरण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी प्रकाश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। असेंबलर का कार्य क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कंप्यूटर में इस टाइप के क्वेश्चन जो भी 2-4 क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में आएंगे मंडी परिषद में, उसमें इन्हीं चीज़ों से क्वेश्चन उठेंगे, तो इनको भी तैयार कर लीजिएगा। ये एज इट इज़ यही आएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी असेंबली भाषा को यंत्र भाषा मतलब कि मशीन लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज में परिवर्तन करना का काम होता है। ठीक है, अब किसको सीमांत गांधी के उपनाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खान अब्दुल गफ्फार खान। बहुत से लोग दादा भाई नौरोजी को लगा के चले आते हैं, गलत जवाब है। इसका सही आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इनके बारे में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको और बता देता हूँ कि इन्होंने खुदाई खिदमतगार नामक संगठन की स्थापना की थी। ठीक है, खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना की थी, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए ये भी आप ध्यान कर लीजिएगा कि इसकी स्थापना खान अब्दुल गफ्फार खान ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित समाधि स्थलों में से संबंधित कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो आपको सुमेलित नहीं है बताना है। ठीक है, तो महात्मा गांधी का राजघाट सही है, इंदिरा गांधी का शक्ति स्थल ये भी सही है, राजीव गांधी का विजय घाट ये गलत है,
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महाप्रयाण घाट, ये भी सही है। ठीक है, तो आपसे पूछा था कौन सा युग सम्मिलित नहीं है, इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ आपका कि राजीव गांधी का घाट का नाम विजय घाट नहीं था, तो क्या था, विजय घाट नहीं था, इनका था वीर भूमि के नाम से फेमस है। ठीक है, वीर भूमि। जबकि जो ये विजय घाट था ये था लाल बहादुर शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट, यही 4-5 इम्पॉर्टेंट है, इनको आप लोग अगर नहीं आता है तो नोट कर लीजिए। ठीक है, एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किस में दिया जाता है, ये ऑप्शन बी गणित में दिया जाता है, और इसे गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। ठीक है, नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं कि नोबेल और एबेल, ठीक है, एबेल पुरस्कार, ठीक है, दोनों एक सेम जैसा, बोलने में ही एक जैसा लग रहा है, इसीलिए गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो ये WTO जिसे इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी ऑप्शन डी 1 जनवरी 1995 में। इसके बारे में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जेनेवा में है, जेनेवा में है। ठीक है, जो कि कहाँ पे पड़ता है, स्विट्ज़रलैंड में, स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। WTO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो जेनेवा में है, जो कि स्विट्ज़रलैंड में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ठीक है, तो ये कहाँ पे है, ऑप्शन सी मॉन्ट्रियल में है, और मॉन्ट्रियल कहाँ पे पड़ता है आपका, कनाडा में पड़ता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ, इसे नोट कर लीजिएगा। कई बार शहरों के नाम दे देता है और उससे पूछा जाता है कि ये किस देश में पड़ता है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी वल्दाई पहाड़ी से निकलती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ल्ड ज्योग्राफी से यहीं से क्वेश्चन उठते हैं, नदी पहाड़ इन्हीं सब चीज़ों से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन सी वोल्गा नदी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन ग्रेट लेक्स में शामिल झील है, तो ग्रेट लेक्स में शामिल झील कौन सी है, ऑप्शन ए मिशिगन झील शामिल है। ठीक है, ग्रेट लेक्स मैं बता देता हूँ आप लोगों को कितनी लेक्स को मिला के बोलते हैं। ग्रेट लेक्स टोटल 5 लेक्स मतलब कि झील को मिलाकर बोला गया है। ये अमेरिका और कनाडा दोनों में सम्मिलित रूप से हैं। इनके नाम मैं बता देता हूँ, एक तो आपका मिशिगन हो जाएगा जो कि यहाँ पे है, दूसरा है सुपीरियर झील के नाम से बोला जाता है, ये सबसे बड़ी झील है। फिर एक है आपकी ह्यूरॉन, और एक है इर्री, एक है ओंटारियो, ठीक है, ओंटारियो हो गया, सुपीरियर, ह्यूरन, इर्री, ओंटारियो, और एक आपका मिशिगन झील। ठीक है, ये 5 झीलों को मिला के ही ग्रेट लेक्स के नाम से बोला जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने सारी डिटेल बता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चावल का सर्वाधिक उत्पादन करता है, मतलब कौन सा राज्य ऐसा है जो चावल का सर्वाधिक उत्पादन करता है, तो हो जाएगा ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल है। और गेहूं की बात करें, चावल में तो वेस्ट बंगाल है, गेहूं के मामले में उत्तर प्रदेश यूपी सबसे टॉप पे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हरित गृह प्रभाव, ठीक है, हरित गृह प्रभाव के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस है, तो वो कौन सी है, हो जाएगा आपका ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत से सर्वाधिक मिलती है, तो ऑप्शन देखिए और आंसर बताइए क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए चीन। ठीक है, मतलब ये जो ऑप्शन दिए गए उनके हिसाब से चीन है। अगर वैसे बात करें कि भारत के साथ किस देश की सीमा सर्वाधिक मिलती है, तो वो हो जाएगा आपका बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने नारी सशक्तिकरण संकल्प अभियान लॉन्च किया, तो ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं, ये पूछे जाएंगे और उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हैं।
तो इसका आंसर आपका उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की योजनाएं से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर बनते हैं 2-3, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2018 में किस भारतीय वैज्ञानिक एवं शिक्षाविद को अंतर्राष्ट्रीय नाइट्रोजन पहल का अध्यक्ष चुना गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका? प्रोफेसर नादुला रघुराम को। ठीक है, प्रोफेसर नंदुला रघुराम को अंतर्राष्ट्रीय नाइट्रोजन पहल का अध्यक्ष चुना गया। ये इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, IP यूनिवर्सिटी से हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 19 फरवरी 2018 को कौन लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला पायलट बनी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी दोस्तों। तो ये कौन है? आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, अवनी चतुर्वेदी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्होंने गुजरात के जामनगर, ठीक है, जामनगर आप लोग जानते होंगे कि एयरबेस से उड़ान भरी थी, और जिससे उड़ान भरी थी वो लड़ाकू विमान कौन सा था? MiG-21 था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुंडलिया बांध किस नदी पर निर्मित किया गया? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी, काली सिंध नदी पर ये बांध निर्मित किया गया है। और ये कहाँ पे पड़ता है? तो ये MP में पड़ता है। इसका उद्घाटन शिवराज सिंह ने किया था, उद्घाटन किया था। ठीक है, लोकार्पण मतलब किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार नेपाल बस सेवा का प्रारंभ कहाँ से किया गया है? तो बिहार नेपाल बस सेवा का प्रारंभ किया गया है ऑप्शन ए, पटना से। ठीक है, किसने किया? आपको पता ही होगा, नीतीश कुमार ने। खैर ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं कि किसने किया है, ज़्यादातर यही पूछा जाता है कहाँ से कहाँ के बीच में किया गया। ठीक है, हाल ही में किस राज्य में विधान परिषद के गठन से संबंधित प्रस्ताव को पारित किया गया है? तो वो कौन सा राज्य है? ऑप्शन सी, उड़ीसा राज्य है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगस्त 2018 में किस राज्य में सभी धार्मिक पुस्तकों के अनादर पर आजीवन कारावास यानी उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया गया है? तो वो ऐसा कौन सा राज्य है? ऑप्शन डी, पंजाब राज्य में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 दिसंबर 2018 को उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने गुजरात में कहाँ उड़िया सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना हेतु 10 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता राशि प्रदान करने की घोषणा की? तो ये कहाँ पे की? ये इन्होंने की सूरत में, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नवंबर 2018 में संपन्न विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2018 का खिताब किसने जीता? तो ये किसने जीता? ऑप्शन सी, मैग्नस कार्लसन। देखिए दोस्तों, जो आपको नहीं पता है बिल्कुल, जैसे इस टाइप के करंट अफेयर से रिलेटेड, तो इनको याद कर लीजिए, क्योंकि ये दो से तीन क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन जो कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड आते हैं वो हर बार आएंगे, इस बार भी आएंगे। ठीक है, तो इनको तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खिलाड़ी को वर्ष 2018 के प्रतिष्ठित राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वो कौन है? ऑप्शन बी, एस मीराबाई चानू और विराट कोहली। विराट कोहली क्रिकेट से रिलेटेड है, आपको पता ही है, और मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग से हैं। ठीक है, वेट लिफ्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगस्त 2018 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा किसे संस्थान के सर्वश्रेष्ठ भारत भारती सम्मान के लिए चुना गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कौन है? ऑप्शन बी, डॉक्टर रमेश चंद्र शाह। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। मॉडल पेपर था ये हमारा, सामान्य ज्ञान से रिलेटेड। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, और हमारे इस चैनल ब्लैक बोर्ड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि आने वाले समय में हम आपको और भी बेहतरीन वीडियोस देने वाले हैं। इससे पहले हमने 40+ वीडियोस मंडी परिषद भर्ती से रिलेटेड ऑलरेडी डाल चुके हैं। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन वीडियोस को प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखिए, या वीडियो के लास्ट में हमने लिंक में दे दिया है। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, जो कि ब्लैक बोर्ड UP SSC के नाम से आप उसे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।